चलिए, अब आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ब्रिटेन के एक और प्रतिष्ठित एवं सम्मानित लेखक के बारे में, तेजेंद्र शर्मा जी। तेजेंद्र जी लेखक होने के साथ-साथ नाटककार, पुरवाई के संपादक, इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक तथा कथा यूके के सचिव भी हैं। उनके प्रकाशित लेखन में शामिल है काला सागर, देह की कीमत, ये घर तुम्हारा है और ऐसे कई उच्च कोटि के कहानी एवं कविता संग्रह। कई भाषाओं में अनुदित उनकी रचनाओं के बड़े पैमाने पर शोध भी हो चुके हैं। तेजेंद्र जी के साहित्य पर चर्चा करेंगे पीयूष द्विवेदी जी, जो कि मूलतः यूपी के देवरिया जिले के निवासी हैं तथा चर्चित युवा लेखक एवं समीक्षक। देश के सभी प्रमुख अखबारों में राजनीति, समाज, साहित्य से संबंधित विषयों पर उनके आलेख प्रकाशित हैं और प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में 50 से भी अधिक पुस्तक समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी की अग्रणी वेबसाइट प्रवक्ता.com द्वारा उन्हें अटल पत्रकारिता सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो पीयूष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों। विश्वरंग भोपाल आजकल पूरे विश्व में साहित्य से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। मैं मित्र संतोष चौबे और उनकी पूरी टीम का अभिवादन करता हूं। और खुशी की बात यह है कि ब्रिटेन में भाई पद्मेश गुप्त इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। मैं इसमें शामिल होकर खुशी महसूस करता हूं। इस कार्यक्रम में मेरे साहित्य पर बोलने की जिम्मेदारी युवा पत्रकार साहित्यकार पीयूष कुमार द्विवेदी ने ली और मेरे साहित्य पर अपनी बात रखी। मैं अपने अनुज पीयूष को धन्यवाद भी कहता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में उनकी लेखनी और ज़्यादा प्रगति करेगी और सफल होगी। आप सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार, मैं पीयूष द्विवेदी। आज मैं हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार और हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार तेजेंद्र शर्मा की लेखन पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ। 1980 में तेजेंद्र शर्मा की पहली कहानी प्रतिबिंब का प्रकाशन हुआ था। तब से आज तक 4 दशक गुजर चुके हैं और इन 4 दशकों में तेजेंद्र शर्मा की सृजन यात्रा विकास के नवीन सोपानों को गढ़ते हुए आगे बढ़ी है। आज तेजेंद्र शर्मा हिंदी कथा साहित्य में उस मुकाम पर है कि हिंदी कथा साहित्य की कोई भी चर्चा उनके बिना पूरी नहीं होती। हिंदी का प्रवासी कथा साहित्य तो जैसे उनके ही कंधों पर टिका हुआ है। तेजेंद्र शर्मा की कहानियों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि वे अपनी कहानियों के विषयों के प्रति बेहद ईमानदार रचनाकार हैं। उन्होंने वही लिखा है जो स्वाभाविक रूप से उनसे सध सका। किसी योजना या विवाद की लालसा में किया गया लेखन हमें उनके यहाँ नहीं मिलता। तेजेंद्र शर्मा की कहानियों को पाठकों एवं आलोचकों दोनों से समान महत्व मिलने के पीछे कहीं न कहीं उनकी विषयगत विविधता एक बड़ा कारण है। तेजेंद्र शर्मा की कहानियों में बहुत से ऐसे विषय आए हैं जो हिंदी कथा साहित्य के लिए एकदम नए और अनूठे हैं। कब्र का मुनाफा कहानी को ले लीजिए। यह एक ऐसी कहानी है जिसका विषय और कथानक भारतीय पाठकों की कल्पना से परे होने जैसा है। कहानी की शुरुआत में ही आने वाले कब्र की बुकिंग के प्रसंग से किसी भी भारतीय पाठक का चकित हो जाना स्वाभाविक है। खलील और नजम कब्र की बुकिंग करते हैं ताकि मरने के बाद उन्हें शान शौकत के साथ दफनाया जा सके और उनकी कब्रें भी पूरी तरह से आलीशान रहें, जिससे वे थकान भरे जीवन के बाद आराम से रह सके। इस दौरान शिया मुसलमानों के लिए रिजर्व्ड कब्रिस्तान की चर्चा के जरिए मुस्लिम समुदाय में मौजूद ऊंच नीच के भेदभाव की विषय को भी लेखक ने हल्के से छू लिया है। इसी तरह विमान सेवा में मिले अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने प्लेन क्रैश पर आधारित काला सागर जैसी कहानी की भी रचना की है, जो कि इस विषय पर हिंदी की संभवतः पहली कहानी है। एयर हॉस्टेस को लेकर के उन्होंने उड़ान जैसी कहानी भी लिखी है,
ऐसे ही कोख का किराया, पासपोर्ट का रंग, ढिबरी टाइट जैसी तमाम अलग अलग विषयों और परिवेश पर आधारित कहानियां तेजेंद्र शर्मा की विषयगत विशिष्टता की ही द्योतक हैं। इस क्रम में देखा जाए तो तेजेंद्र शर्मा की कहानियों में उपस्थित विषयों के 3 स्रोत प्रतीत होते हैं। पहला, जो अनुभव उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में मिले उस पर उन्होंने लिखा। दूसरा, जो उनके आसपास घटी घटनाएं थी उस पर उन्होंने लिखा। और तीसरा, सुदूर घटी किसी घटना को सुनकर संवेदित हुए तो उस पर लिखा। इन 3 स्रोतों से प्राप्त विषय सामग्री से पुष्ट होकर तेजेंद्र शर्मा की कहानियों ने आकार लिया है। विचार करें तो जीवन अनुभवों पर रचना करना एक ऐसा कर्म है जो एक ही साथ सरल और कठिन दोनों है। सरल इस रूप में कि कहानीकार को विषय के बारे में सब कुछ भली भांति पता होता है, इसलिए उसके लिए लिखना आसान रहता है। वहीं कठिन इस मायने में है कि सब पहलुओं से अवगत रहने के कारण उन सबको कहानी में ढाल देने की चाह चुनौती की शक्ल लेकर लेखक के सामने खड़ी हो जाती है। और ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहानी कहीं यथार्थ का कोरा कथन बनकर न रह जाए। लेकिन तेजेंद्र शर्मा के कथा कौशल की दाद देनी पड़ेगी कि अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों पर अनेक कहानियां लिखने के बावजूद वे इस समस्या से बचे रहे हैं और अपनी कहानियों को भी बचाने में कामयाब रहे हैं। यूं तो इस संबंध में उनकी कई कहानियां उल्लेखनीय हैं, लेकिन मैं यहाँ कैंसर कहानी की चर्चा करूंगा, क्योंकि इस कहानी में घटित त्रासदी को तेजेंद्र शर्मा अपने व्यक्तिगत जीवन में उसके कटुतम स्वरूप में भोग चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके इस कहानी में कहीं वे भावुकता का शिकार नहीं होते, बल्कि एक सजग कथाकार की तरह विषय पर पकड़ बनाए रखते हुए समाज को संदेश देने वाली गंभीर कहानी की रचना करते हैं। स्व की व्यथा का सामाजिक विसंगतियों की कथा में तार्किक निरूपण हमें इस कहानी में मिलता है, जो कि तेजेंद्र शर्मा के समर्थ कथा कौशल और सूक्ष्म दृष्टि को ही दर्शाता है। ऐसे ही उनकी एक और कहानी महत्वपूर्ण कही जा सकती है, देह की कीमत। भारत और जापान इन 2 देशों के बीच घूमती इस कहानी में तेजेंद्र शर्मा ने न केवल अर्थ संचालित पारिवारिक संबंधों के खोखलेपन को उघाड़ा है, बल्कि अपनी अयोग्यता के भार में दबे भारतीय समाज के एक तबके के विदेशी कमाई के आकर्षण में जिस प्रकार विदेश जाने की स्थिति को भी बखूबी दर्शाया है। यह कहानी उन्होंने कैसे लिखी? तो विमान में मिले उनके एक मित्र ने उन्हें 3 लाइन की एक घटना सुनाई थी, जिस पर उन्होंने सामाजिक यथार्थ को उकेरने वाली ऐसी मर्मस्पर्शी और भावनात्मक गहराई से पगी कहानी लिख दी। यह दिखाता है कि उनमें संवेदना की सूक्ष्म दृष्टि किस स्तर तक है। तेजेंद्र शर्मा के लेखन की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने जोखिम भरे विषयों को उठाने का भी साहस दिखाया है। बाबरी ध्वंस जैसी अति संवेदनशील घटना के वैश्विक प्रभाव को लेकर उन्होंने चरमराहट जैसी कहानी लिखी है। कुछ कल्पना और कुछ देखी सुनी चीजों के मिश्रण से तैयार इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि पाठक को अंत तक कहीं भी हिंदू मुस्लिम से संबंधित विषयों को लेकर लेखक का कोई झुकाव पकड़ में नहीं आता। तेजेंद्र शर्मा ने यह कहानी भारत से दूर बैठकर लिखी है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारत में रहकर इस घटना को करीब से देखने वाले लेखकों के पास भी इस तरह की कोई कहानी नहीं है। हिंदी लेखकों में मुस्लिम पात्रों को लेकर बहुत रुझान नहीं दिखता। भारतीय लेखकों के लेखन में जिस प्रकार से हिंदू पात्र आते हैं, मुसलमान पात्र नहीं आते, मगर तेजेंद्र शर्मा इस मामले में भी अलग नजर आते हैं। मुसलमान पात्रों को लेकर तेजेंद्र शर्मा ने तरकीब, दीवार में रास्ता, होमलेस, संदिग्ध आदि कई कहानियां लिखी हैं। उनकी कहानियों में मुसलमान पात्र भी वैसे ही आते हैं जैसे अन्य धर्मों के पात्र। यह चरित्र चित्रण के प्रति तेजेंद्र शर्मा की ईमानदारी को ही दर्शाता है। सेक्स का विषय भी तेजेंद्र शर्मा की कहानियों में मिलता है और प्रायः यह स्त्रियों की एक दमित इच्छा के रूप में सामने आया है। तेजेंद्र शर्मा की कहानियों की स्त्री
अपनी शारीरिक इच्छाओं के प्रति उदासीन नहीं है। वो संभोग को उसके वास्तविक अर्थ में प्राप्त करना चाहती है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर सुख मिले। इसके लिए वो नैतिकता और मर्यादा के खांचे को तोड़ने में भी नहीं हिचकती। उदाहरण के तौर पर पराई औरतों में उलझे पति के सुख को तरसती तरकीब की समीना हो, या प्यार क्या यही है कहानी की अपने से 15 वर्ष छोटे युवक को भोगने वाली पूजा हो, या अभिशप्त कहानी में रोज पति के बिना सो पाने में असमर्थ निशा हो, अथवा सबसे बढ़कर पति द्वारा शारीरिक सुख न मिलने की स्थिति में घर में घुसे चोर के साथ संबंध में पड़ जाने वाली कल फिर आना की रीमा हो। ये सभी स्त्रियां अपने शारीरिक सुख के प्रति अत्यंत सचेत और आग्रही हैं। तेजेंद्र शर्मा की कहानियों में सेक्स तो है, लेकिन वो कहानी के जरूरी हिस्से की तरह है। तमाम लेखकों द्वारा क्षणिक लोकप्रियता के लिए चित्रित की जाने वाली पोर्नोग्राफी की तरह नहीं है। तेजेंद्र की कहानियां संभोग की जरूरत और उससे पूर्व की सामाजिक मानसिक परिस्थितियों की जटिलता को विषय बनाती हैं, संभोग दृश्यों के चित्रण में नहीं डूबती। ये प्रमुख कारण है कि ये कहानियां अपने विषय के साथ न्याय करने में सफल है। कुल मिलाकर तेजेंद्र शर्मा की कहानियां एक मित्रवत अध्यापक की तरह है, जो पाठकों से बोलते बतियाते हुए उनकी जानकारी भी बढ़ाती हैं। यही कारण है कि तेजेंद्र शर्मा की कहानियों को पढ़ने के बाद एक पाठक के रूप में यह महसूस होता है कि आपने कुछ नया जाना है और भीतर से कुछ अधिक समृद्ध हुए हैं। मुझे यहाँ तेजेंद्र शर्मा की कहानियों पर बोलने के लिए कहा गया है और उनकी पहचान एक कथाकार के रूप में ही है, लेकिन उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और उन पर बात किए बिना मैं समझता हूं कि मेरी बात पूरी नहीं होगी। उनका नवीनतम कविता संग्रह टेम्स नदी के तट से हाल ही में आया है। वे अपनी कविताओं को एक कहानीकार की कविताएं कहते हुए शायद यह भाव जताते हैं कि इनसे एक कवि की रचना जैसी उम्मीद न की जाए। मैं समझता हूं कि ऐसा कहना तेजेंद्र जी की विनम्रता है, क्योंकि इन कविताओं को पढ़ते हुए हमें इनमें कई तथाकथित कवियों की कविताओं से कहीं अधिक शिल्प का सद्भाव और भावों की गहराई नजर आती है। यह एक कहानीकार की कविताएं भले हों, मगर इनमें कच्चापन कतई नहीं है। अंत में यही कहूंगा कि तेजेंद्र शर्मा का सृजन संसार बहुत वृहद और व्यापक है, जबकि मेरी समझ का दायरा बहुत कम है। अतः उनकी कहानियों की पूरी थाह ले पाना मेरे लिए किसी हाल में संभव नहीं है। जो और जितना मैंने उनकी कहानियों के बारे में बताया है, वे उससे बहुत आगे की चीज हैं। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।